जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में, हमारे अपने पेज द पारस भोक्ते शो पे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? कुछ सेकंड्स लगेंगे, हम टेस्ट कर लें क्योंकि हम थोड़े से अनाड़ी है ये सब चीज़ों में, है ना। यदि आपको हमारी आवाज आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इंशु भाई से कि प्लीज तो आज की हमारी गेस्ट हैं तृप्ति वागद्रे जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बढ़िया है। जी। मैं तो हमेशा ही मस्त रहता हूँ। कुछ हमेशा हमको प्रॉब्लम जाती है टेक्निकली कनेक्ट करने में, कभी साउंड आता है कभी साउंड नहीं आता है, तो हम कोशिश जी करते हैं कि जल्द से जल्द कनेक्ट कर लें। लेकिन ठीक है, अगली बार हम जब हमारा शो का बजट बढ़ जाएगा तो हमारे पास तो टेक्निकल टीम रहेगी तो हम और अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो बिल्कुल। तृप्ति, जी सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला आज लाइव आने के लिए। और आपको लाइव लाने के पीछे हमारा ये मकसद था कि जिस प्रकार से आपकी जर्नी रही है, जिस प्रकार से मुझे आपके बारे में जानकारी मिली है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जी अभी जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है और अभी आप वर्तमान में जो अकाउंट ऑफिसर के पद पे काम कर रही है जी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, जो जी। कि एक डिफेंस पीएसयू भी है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। ओके ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ओके। तो सबसे पहले पारस जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपने जो इनिशिएटिव लिया है बच्चों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, ये काफी अच्छा है और बहुत कमेंडेबल भी है। तो उसके लिए लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो जैसे आपने पूछा कि थैंक यू वेरी मच। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है या जहां मैं अभी जॉब कर रही हूँ वो क्या है, तो बेसिकली हम इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी कुछ एक इनकम है, वो डिसाइड करते हैं कि वो इनकम को कैसे खर्च करना है, बचा हुआ पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। कुछ पैसा अ, वो सोचते हैं कि फिक्स एसेट्स में डालेंगे, कुछ एफडी करते हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के और एक्सपेंडिचर करने के। तो बेसिकली जब आप एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एक कंपनी बहुत बड़ी होती है, उसमें काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो उस कंपनी के ओनर्स ये डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि एक बहुत लॉज के साथ चलती है कंपनी, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो वहां पर ये डिसीजंस लेना कि ये फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, इसका काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिया जाता है। तो सीएस को इसीलिए हायर करते हैं कि ये सब टेंशन से अच्छा। ओनर्स बच जाए और सीएस डिसीजन ले ले। और बहुत अच्छी जहां बात तक है। आपने तो पूछा कि आपकी जो जर्नी रही, जी आपने पूछा था कि जी जी मेरा जी, कंटिन्यू जो मेरा करिए। जॉब है, तो हमारे यहाँ पर जैसे अब ये बहुत बड़ी कंपनी है, जी। अराउंड 5-6,000 एम्प्लॉयज है यहाँ पर। तो इतने एम्प्लॉयज का सैलरी देना, यहाँ पे जो भी गुड्स बन रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसके लिए जो परचेजेस होती हैं, वो प्रोडक्ट्स को फिर सेल करना, आफ्टर सेल सर्विसेज की कॉस्ट, ये सब कॉस्टिंग डिसाइड करना और पेमेंट्स करना। पेमेंट्स अगर हमने कुछ सेल कर दिया है तो उसको रिसीव करना, ये सब चीजें यहाँ पर का पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, जिसमें काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो मैं सिर्फ पेबल डिपार्टमेंट की में अच्छा। काम करती हूँ। मेरा काम है सिर्फ पेमेंट्स को देखना कि टाइमली पेमेंट जा रहे हैं, एज पर लॉस जा रहे हैं, जो अच्छा। भी डिडक्शंस होने हैं हो रहे हैं, ये सब काम मेरा है। अच्छा, क्या बात है। मतलब आप उभरे देवता हैं एक तरीके से। कह सकते हैं। हाँ, वैसे तो मैं भी अपनी बात करूँ तो मेरा तो सब अकाउंट स्पीच है, लेकिन जी थैंक्स बोलता हूँ जो हमारे जो सीए हैं और जो हमारे जो अकाउंट्स जो देखते हैं। बहुत बड़ा जो सरदर्द होता है पैसे के हिसाब के साथ, तो बाप रे बाप, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई तृप्ति। जी आपकी जो ओवरऑल जो जर्नी रही, जी जैसे मुझे जानकारी मिली कि आपने एक छोटा सा गांव है गौना, जी है ना, वहाँ पे आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, आपने प्राइमरी जो स्कूलिंग करी वो गवर्नमेंट स्कूल से करी। जी जी तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कैसी आपकी जर्नी रही फ्रॉम बचपन से लेके अभी तक जी। सीए बनने तक,
जॉब पाने तक आपने क्या किया, कौन कौन से चैलेंजेस आए, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, अराउंड 500 पॉपुलेशन होगी वहां की। तो वहां से किसी ने, मैंने या मेरे पेरेंट्स ने या किसी और बस ने भी 500। शायद, जी, तो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे जी। छोटे से गांव से निकल करके भी कोई बच्ची या बच्चा किसी बड़ी जगह पहुंच सकता है, कोई ऑफिसर लेवल पे पहुंच सकता है या कुछ डिफरेंट कर सकता है। तो इसका पूरा क्रेडिट वैसे तो मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। हम्म। तो जैसे हमारे गांव में एक्चुअली 5th तक के स्कूल्स थे, तो मैंने अपना प्राइमरी अच्छा। एजुकेशन वहीं से कंप्लीट किया। उसके बाद पढ़ाई के लिए ऑप्शंस थे, या तो बैतूल भेज अच्छा। दीजिए अच्छा। या कहीं भी भेज सकते थे, हम्म। लेकिन इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। हम्म। पर पता नहीं पापा को कहाँ से पता चला अच्छा। अच्छा। नवोदय स्कूल के बारे में, हम्म। तो उन्होंने मुझे नवोदया की तैयारी अच्छा। कराई। उसके बाद 5th के बाद मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। उसके बाद से मैंने अपना 12th तक की पढ़ाई नवोदया में पूरी की। वहां रहते हुए काफी कुछ सीखने मिला, क्योंकि तो मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं, बचपन से ही आप मेधावी छात्र थे क्या? अ, मैं कहूंगी हाँ, अबव एवरेज, एक्सेलेंट नहीं कहूंगी, बट अबव एवरेज। अबव एवरेज कह सकते हैं जी। अच्छा अच्छा। नहीं, तो क्योंकि उसके नवोदय में बाद उन्हीं बच्चों 12th का, तक की, क्योंकि नवोदय नवोदय स्कूल में भी शायद जी सिलेक्शन पाना अपने आप में एक अचीवमेंट ही होता है उस उम्र में। 5th के बाद हाँ में शायद पापा उसके बताते एग्जामिनेशन हैं होते हैं, जो कि प्रभात जब पट्टन वहां में जो गए थे नवोदय तो स्कूल है वहीं से। जी जी, वहीं से प्रभात पट्टन जी। से। पापा बताते हैं कि जब एग्जाम देने हाँ। गए थे तो वो सोचकर आ गए थे कि नहीं हो सकेगा, इतने बच्चे हैं और सिर्फ 80 बच्चों का सिलेक्शन होना है तो मुश्किल है। बट ठीक है, उन्होंने मेहनत की मैंने थी, खुद मैंने भी ने अपनी मेहनत की थी, तो हो गया। मैंने खुद ने नवोदय के एग्जाम दिए, और उस समय अच्छा। जो है आई थिंक सो 7th या 8th में उस समय वैकेंसीज निकली थी। जी जी। तो मेरे फ्रेंड ने, अविनाश दारशिम्बे ने, और मैंने एग्जामिनेशन दिए थे, और मुझे अभी भी याद है जी मैंने इतनी पूजा करी थी कि भगवान मेरा प्लीज सिलेक्शन करा दे इस स्कूल में। जी। और मैं उस समय तो इंटरनेट इतना ज्यादा हुआ नहीं करता था, तो मैं नहीं। वो जो एसटीडीज हुआ करती थी वहां पर जाके पूछता था कि रिजल्ट आया क्या, रिजल्ट आया क्या। जी जी। तो एक अचीवमेंट है वो भी, नवोदय स्कूल में पढ़ना अपने आप में। जी। तो बस वहीं पर जाकर के जी। काफी सीनियर्स आते थे, बट हमारे यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम नहीं था। तो सारे बच्चे या तो आर्ट्स लेते हैं या साइंस लेते हैं। तो गाइडेंस जी। काफी मिला कि आगे निकल के बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है। बट फिर उसके बाद सीए करने का डिसीजन मेरा अपना था। उसके बाद जी। मैंने सीए की पढ़ाई के लिए नागपुर चली गई। वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन भी किया, बीकॉम। और बस उसके अच्छा। बाद तो अभी देख रहे हैं आप। आपका ट्वेल्थ में कॉमर्स था? नहीं नहीं, मेरा मैथमेटिक्स था। देखिए, मैं इसी पॉइंट पर आता हूँ, मतलब बेसिक जो हमारे जी शो का भी जो पॉइंट है ना, वो यही है जी कि आपने ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स लिया, ठीक है। जी नाउ यू आर डूइंग, आपने आप कॉमर्स के क्षेत्र की मतलब कॉमर्स के क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, है ना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वैसे तो मैथमेटिक्स है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन यदि आपको सीए जी बनना था, तो यदि आपका 12th से ही कॉमर्स, 11th 12th यदि आप कॉमर्स से करते, तो इट विल बी मोर जी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू। क्या कहते जी हैं आप? जी। देखिए पारस जी, ऐसा है कि जैसे अभी आप हम लोग ये शो कर रहे हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है करियर चूज करने में। सेम मेरे भी साथ था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था। और मैं भी बहुत कंफ्यूज अच्छा। थी। और अब तो बच्चों के लिए आप आ गए हैं ये शो लेकर के, उनको हेल्प हो जाएगी, हमें बताने के लिए तो कोई नहीं था। और तब इतना इंटरनेट का भी राइट। मतलब चलन नहीं था, इतना ज्यादा समझता नहीं था कि कैसे देखना है, क्या क्या कोर्सेज हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, मुझे ये था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, क्योंकि तब लोगों ने कहा था इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रहे हैं, रिसेशन आ रहा है। तो मुझे लगा कि चलिए कुछ और एक्सप्लोर ये करते हैं। ये ये नहीं, मैं इस बात पे मैं आपको थोड़ा सा वो करूंगा, और लोग कहना चाहता हूँ कि वो ये बहुत गलत बात बोलते हैं कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं जी मिलती। जी जी, सब बहुत कुछ गलत मिलता है, बात बोलते इंजीनियर्स हैं। काबिल होना चाहिए। जी जी। लेकिन क्योंकि पता नहीं होता, लिमिटेड आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ और एक्सप्लोर करो। तो मैंने कहीं एक दो जगह पढ़ा, एक दो लोगों से सुना कि सीए करके भी कोर्स है। तो फिर मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बस मैं करने चली गई। वहां जाकर के मुझे पता चला अपनी जर्नी में कि अच्छा। सीए क्या है, कैसे होता है। बाकी पहले से इंफॉर्मेशन थी, ये कहूंगी तो गलत हो जाएगा।
देखिए, मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, और जी ये जो शो है ये भी जो है ना, ये जो नीड बेस्ड अप्रोच होती है, ये मुझे जी भी नीड लगती थी कि कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जी उनको नहीं पता होता कि किस फील्ड में जाना है। जी क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा भी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, बहुत बड़ा समुद्र है ये जी करियर का, जिसमें अपना करियर बिल्कुल बना सकते हो। तो ये जी शो का माध्यम ही यही है कि हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं नव युवकों को, और जी जो एक्सपर्ट्स हम उनको इसमें इनवाइट करें, ताकि जो भी जी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका माइंड क्लियर हो, उनको पता जी हो कि इस छोटे से बॉक्स से आउट ऑफ द बॉक्स भी बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत तो बढ़िया। देखिए कितना अच्छा काम किया मैंने शो करके। जी जी बिल्कुल। ठीक। जी। तो आप जो बता रही थी कि आपको 12th के बाद में फिर सीए करने का आपके दिमाग में आइडिया है कि मुझे 12th के बाद में सीए करना चाहिए, जी फिर आप मूव ऑन हुए नागपुर। जी तो नागपुर से आपने क्या ग्रेजुएशन किया, किस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया? देखिए, जब मैं नागपुर गई तो मुझे पता चला कि ठीक है, ये सीए का कोर्स है, उसके बारे में सब पता लग गया। ये भी बता दिया कि कैसे कैसे कंप्लीट होगा, कितना टाइम लगेगा। लेकिन साथ ही साथ काफी लोगों से मैंने पता जी। किया, तो उन्होंने कहा कि एक ग्रेजुएशन में जरूर एनरोल कर लो, क्योंकि यूजुअली लोगों का मानना है कि सीए कर लिया तो ग्रेजुएशन की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप में ऑलरेडी इतना बड़ा कोर्स है। तो लेकिन टीचर्स ने सजेस्ट किया था हम लोगों को कि आप अपना किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं काफी लेट हो चुकी थी जाने में, क्योंकि पता नहीं था कब रजिस्ट्रेशन होते हैं, कोचिंग कब स्टार्ट होती है। तो लेट हो चुकी थी, तो एक ही कॉलेज में बचा हुआ था एडमिशन का प्रोसेस। तो जो कॉलेज मिला, मैंने उसमें बीकॉम के लिए एडमिशन लिया, और सीए के साथ साथ ही अच्छा। ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। तो क्या मैथ्स मैथ्स स्ट्रीम वालों को बीकॉम में एडमिशन मिल जाता है? जी, ये सबसे अच्छी चीज है सीए की भी और बीकॉम के भी लिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीकॉम के लिए तो नहीं, बीकॉम के लिए मैथ्स या मतलब साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड जरूरी है, लेकिन सीए में आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, आपने बायो लिया हो, मैथमेटिक्स लिया हो, आप किसी भी फील्ड से 12th पास हैं तो आप सीए कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। आज मैं आपको एक छोटा सा एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारा ये जो हमारे शो का जो उद्देश्य है उसको हमने ट्रिपल ही नाम दिया है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट। एक ओके। छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ और इस शो के माध्यम से दर्शकों को जी बताना जी चाहता हूँ, जो हमारे व्यूवर्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू तो मैंने बहुत कम दिए हैं, इंटरव्यू लिए बहुत हैं, और खासकर बैतूल में तो मैंने बहुत ज्यादा लिए हैं। तो आपने जो बीकॉम का नाम लिया, बहुत जी सारे बच्चे मेरे पास जॉब्स के लिए आते हैं, जब मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरा जी। पहला सवाल होता है, जैसे मैं पूछता हूँ कि आपने क्या किया है। किसी हम्म। बच्चे ने कहा सपोज कि बीकॉम किया है या जी बीएससी किया है, जी। तो मैं उनसे पहला ये पूछता हूँ कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएससी, चलो यही बताओ। हम्म। 98% बहुत सारे बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता, और अच्छा। खासकर बीकॉम को लेकर के तो हाँ, कर रहे हैं कॉमर्स का, लेकिन बोलते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर का काम हाँ। होता है ना उसमें। जी जी तो मैं आज सबको बताना चाहता हूँ, ये एम्प्लॉयमेंट की बात है, कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ भाई साहब, तो जो आपने डिग्री करी है उसका नॉलेज रखो। जी और इसका हमको जो होता है ना, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंसेस से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल्स हुआ करते थे उसमें हमें तो हमारी शक्ल देख के पूछते थे कि बेटा आप तो ये बताओ कि पहले चैप्टर का नाम क्या है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता था। जी। तो ये छोटी सी मैंने बात शेयर करी आपके सामने कि छोटी छोटी बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए, और जी खासकर तो तृप्ति, जी अभी जो आप जॉब कर रहे हो, बेसिकली एक जो छोटा सा मेरा इस शो के माध्यम से और हम संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चियां हैं, जी जो जिनके जो यदि मैं अभी हमने एक और हमारी बहुत टैलेंटेड बच्ची है प्रियंका साहब, उनका भी हमने इंटरव्यू किया था, तो उनसे भी जी काफी बच्चों ने इंस्पिरेशन ली, और हम बताना चाहते हैं कि इस शो के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बच्चियां हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाती हैं, जो जी सिर्फ और सिर्फ 12th के बाद में ग्रेजुएशन में सिमट के रह जाती हैं, मैं चाहता हूं कि आप जी उनको थोड़ा सा एडवाइस करें कि वो किस प्रकार से अपने जी। करियर को ग्रो करें। यदि ये बनना चाहती है या किसी अदर फील्ड में भी जाना चाहती है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप जी उनको मोटिवेट करें। ओके। तो पारस जी, ऐसा है कि एक्चुअली जब हम बच्चे होते हैं तो हम सारे डिसीजंस तो नहीं ले पाते, और हमें समझ भी नहीं होती इतनी कि क्या डिसीजन हमारे लिए सही है और नहीं है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं कहूंगी बच्चों से पहले पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी बच्ची है, बच्चा है, जो भी है, आपको उसको क्या बनाने का मन है, उसको कितना आगे पहुंचा देखना चाहते हैं आप। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
फिर भी उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि सब लोग इतने लकी नहीं होते, सबके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, ना इतनी अवेयरनेस होती है सबके पेरेंट्स को, बहुत छोटे छोटे गांव से भी आते हैं, हर तरीके के बच्चे होते हैं। तो फिर उन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। आपको खुद लोगों से बात करके, इंटरनेट से देख करके, आसपास के लोगों से इंस्पिरेशन लेकर के देखना पड़ेगा कि आपको आगे क्या करना है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। जस्ट किसी को देख के नहीं, आपको उनको देख करके ऐसा सोचना है कि हमें भी अपनी फील्ड में जो हम बनना चाहते हैं उसमें इस लेवल पे पहुंचना है कि लोग कहे कि हाँ कुछ किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो लेकिन पेरेंट्स का ही होगा मैं कहूंगी, क्योंकि जब मैं भी छोटी थी मुझे भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अगर शायद मेरे पेरेंट्स मुझे प्रमोट नहीं करते, मुझे पीछे से पुश नहीं करते, तो शायद मैं भी इतना आगे नहीं सोचती। मैं भी सोचती नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो बस। सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया आपको, आपकी फैमिली ने? फैमिली में मतलब अब मम्मी या पापा में से किसी एक का नाम लूंगी तो दूसरा बुरा मान जाएगा, इसलिए मैं कहूंगी दोनों ने किया है। अच्छा अच्छा, दोनों ने सपोर्ट किया आपको। जी चलो चलो, बहुत अच्छा। नहीं, क्योंकि क्या है, एक जो समाज की, खैर अभी तो मैं बहुत खुश हूँ इन चीजों को देख करके, क्योंकि बच्चियां आगे आ रही हैं, और आने वाला जो समय कहा जाता है कि वो आप सभी का है, वुमेन्स का ही है ना, और अच्छी बात है। लेकिन अभी भी ऐसा ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि अपनी बच्चियों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्या करना है, इनकी सिर्फ हमें शादी ही करना है। तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ कर सकती हैं बच्चियां। हमारे देश की प्रधानमंत्री भी एक महिला ही थी। जी, और मैं एक और कल्पना चीज ऐड चावला भी जी को करना आप देख चाहूंगी लीजिए, आपकी और बात किसी को में। भी देख लीजिए। जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को बिजनेस की तरह से ना देखें। वो कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे आपको कुछ प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना है। वो आपके बच्चे हैं, आप उनको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। तो वो लड़की हो या लड़का हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ ये चाहते हैं ना कि वो आगे जाके खुश रहे, इंडिपेंडेंट रहे। और लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। आप जॉब करें ना करें आपकी चॉइस है, लेकिन जॉब करने लायक बन जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी देख रहे हैं हमें, कि यदि आप तृप्ति से यदि कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं करियर काउंसलिंग रिलेटेड, तो आप जो है हमारे पेज पर जाकर के, क्योंकि कई सारे हमारे जो शुभचिंतक है, उन्होंने वॉच पार्टी भी होस्ट की होगी, क्योंकि इसके वॉच पार्टी से क्या होता है कि वो जो आप कमेंट करके पूछना चाहते हो वहीं के वहीं दिखता है, वॉच पार्टी में दिखता है, हम तक वो क्वेश्चन नहीं पहुंच पाता है। तो आप हमारे पेज द पारस गुप्ते शो के पेज पर जाकर के, और जहां पर ये लाइव चल रहा है, वहां पर आप यदि कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आज के इस लाइव सेशन में, जो कि 11 बजे से 12 बजे तक चलेगा, और 11:30 बजे के बाद हम सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे, तो आपने प्रश्न यहाँ पर आप पूछ सकते हैं तृप्ति जी से। तो तृप्ति जी, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि लोग बोलते हैं कि सीए का जो एग्जामिनेशन होता है बहुत टफेस्ट होता है, और लोगों को बहुत समय लगता है सीए क्लियर करने के लिए। तो आपने इतनी कम उम्र में सीए फाइट करके और क्लियर कर लिया, कि आपने कैसे किया? तो सबसे पहले यहाँ शायद आपको मिसकंसेप्शन है, मुझे भी अटेम्प्ट्स लगे हैं, मैं भी कोई पहली बार में क्लियर नहीं हुई थी। तो अच्छा। इसीलिए मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी कि एक्चुअली जो कहते हैं वो कितना सच है, कितना झूठ है। तो एज इन हम अगर सीए को एज अ कोर्स देखें, जी, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये फैक्ट है। और दूसरा, अगर बोले कि टफ है या नहीं, तो हाँ, इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना टफ है कि आप कर नहीं सकते, लेकिन इजी भी नहीं है। बहुत ज्यादा हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, और बहुत ज्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है। सबसे ज्यादा पेशेंस कहूंगी मैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप किसी स्टेज पे आके क्लियर नहीं अच्छा। कर पा रहे हैं तो आपका पेशेंस जाने लगता है। ऐसा स्पेशली अगर आप अपने स्कूल डेज में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, आप अच्छे स्टूडेंट कहलाते थे, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो आप खुद ही को जज करने लगते हैं। तो वो पेशेंस बहुत जरूरी है। और रही बात टफ की, तो टफ तो है, इजी नहीं है, बट वही है थोड़ा सा। अगर आप एक तरीके से एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर और एक प्रॉपर टाइम देकर के अगर पढ़ाई करेंगे तो मुश्किल भी नहीं है। आपको सबसे ज्यादा किसने गाइड किया है सीए की जर्नी के दौरान, सीए क्लियर करने के लिए? आपने कब से अटेम्प्ट करना शुरू किया, और कब आपने सीए क्लियर किया, थोड़ा ये भी बताइए, कितने अटेम्प्ट करे आपने? मुझे 4 अटेम्प्ट लगे हैं फाइनल्स में, मतलब
खुद भी, क्योंकि मैंने मुझे बताने के लिए ऐसे तो कोई नहीं था, मैंने कोचिंग जाकर के जैसा जैसा लोगों को करते देखा और जो मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स बने, उनको जैसा जैसा हम लोग डिस्कस करते थे कि ओके ये कर रहा है तो ये कर लेते हैं, कोई ने कुछ बता दिया वैसा कर लिया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी को देख करके कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, वो देखने के चक्कर में बहुत गड़बड़ भी हो जाती है। और स्पेशली कोई बताने के लिए फैमिली से ऐसे नहीं था, मतलब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है लेकिन उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं थी इतनी। तो जो भी डिसीजन लिए हैं मैंने अपने हिसाब से लिए, अपने हिसाब से ही सब कुछ किया है। एक छोटी सी बात, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, बैक टू द स्कूल एज। मैं हर सभी से सवाल पूछता हूँ। अभी आपने सीए किया, नाउ यू आर वर्किंग विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सपोज, और आपने कहा कि आपको सीए बनने का आइडिया आफ्टर 10th और आफ्टर 12th आया जी। यदि कोई बच्चा वो अभी यदि 10th स्टैंडर्ड में है या 12th स्टैंडर्ड में है, तो 10th की बात करें, क्योंकि 10th के बाद में सब्जेक्ट चूज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के सामने, है ना। और इसमें सबसे ज्यादा भीड़ चाल चलती है, मैथमेटिक्स ले लो, बायो ले लो। और ये जो मिसकंसेप्शन लोगों का चलता है कि जो सबसे गधा है वो आर्ट्स ले लेगा और उससे ज्यादा जो गधा है वो कॉमर्स ले लेगा। ऐसा चलता है, ये हमारे सामने चलता रहता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है ना। मतलब मैथ्स वालों को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है जिसमें पूरे बॉयज होते हैं, और बायो वालों को उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है कि आगे चल के इंजेक्शन लगाएंगे सबको डॉक्टर बनेंगे। तो लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स को लेकर के लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। तो यदि कोई बच्चा सीए बनना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है फ्यूचर में जाकर, यदि आप कभी मौका मिले कि एक टाइम मशीन में बैठ करके आप पीछे चले जाओ, मतलब क्लास 10th में भी आप हो, तो अपने लिए आप क्या स्टेप्स आप ऑर्गेनाइज करोगे, है ना, कि जिससे कि आप आगे चल के सीए बन जाओ। मतलब समझ पा रहे हो ना मेरा क्वेश्चन? जी जी समझ रही हूँ। तो वही है, अगर टाइम मशीन 10th में रहते तो आप क्या करते थे? जी, अगर टाइम मशीन होगी तो मैं डेफिनेटली पहले तो पीछे जाना चाहूंगी और जो भी मिस्टेक्स किए वो ठीक करना चाहूंगी। बट अगर मैं 10th में होती और लोगों से पूछ करके और काफी पढ़ने के बाद अगर मैंने डिसाइड कर लिया होता कि मुझे सीए ही बनना है, तो मैं डेफिनेटली कॉमर्स स्ट्रीम ही चूज करती। मैं मैथ्स स्ट्रीम को भी बोल सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो सीए का फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें थोड़ा मैथ्स का पोर्शन भी होता है, एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपकी बेसिक 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है। तो आप कॉमर्स लीजिए या मैथ्स, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सीए फाउंडेशन में। और सीए फाउंडेशन में जब आपको पढ़ाया जाता है तो उसके बाद आप लगभग सेम लेवल पे आ चुके होते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के भी, तो वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो वो डेफिनेटली बेनिफिशियल है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बैकग्राउंड लेकर आ रहे हैं जिस फील्ड में आप जाने वाले हैं उस फील्ड का। तो वहां पर मैं कॉमर्स चूज करती। उसके बाद 11th से ही मैं एक सीपीटी का, ऑनलाइन आजकल इतना मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स अवेलेबल है, मैं ऑब्वियसली तभी 11th से ही आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर स्कूलिंग। और जैसे 12th के बाद में जब आपका 12th खत्म होता है, मोस्टली मार्च अप्रैल में आपका 12th के एग्जाम्स खत्म हो चुके होते हैं, और जो सीपीटी का एग्जाम होता है, मतलब सीए फाउंडेशन, वो मई और नवंबर साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप 12th के तुरंत बाद मई का एग्जाम देकर के आपके 6 महीने बचा सकते हैं, जो कि हमें नहीं पता था। तो वो एक बेनिफिट रहेगा आपके लिए, अगर आप शुरू से डिसाइड करके चले तो आप कम टाइम में काफी इफेक्टिवली ये कोर्स कंप्लीट कर सकेंगे। तो सीपीटी का जो एग्जामिनेशन होता है वो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड होता है जी, बस उसमें 12th किस में प्रकार पास के होना ही क्वेश्चंस आते हैं? रिक्वायरमेंट है आपकी, बाकी आप सीपीटी में बैठ सकते हैं। अच्छा, बस एक बार 33% ले आइए 12th में बस। अच्छा। नहीं तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, क्या उसका पैटर्न होता है? आपने तो जी दिया हुआ है, तो आपने जी क्या जी कहीं से कोचिंग करी थी उसके लिए, सीपीटी के लिए? हाँ, मैंने लगभग 3 महीने की कोचिंग ली थी नागपुर जाके। मैं ऑलरेडी थोड़ी लेट तो हो चुकी थी, बट फिर भी जो भी टाइम बचा था मैंने अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्स किया था 2-3 महीने का। ओके, तो क्रैश जब कोर्स हम बोलते हैं शायद जिसको। जी जी, तो मैं जब गई थी सीपीटी के लिए, तब सीपीटी कुछ अलग तरीके से होती थी, अब थोड़े चेंजेस आ गए थे। मैं आपको दोनों बताना चाहूंगी। तो मेरे टाइम पे जब मैंने सीपीटी दिया था, तब 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। और मतलब एक अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, ऐसे ओके, 4 सब्जेक्ट थे। और चारों सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होते थे। लॉ भी और होता है उसमें?
जी जी, लॉ भी कंपनी होता है लॉ इसका? होता है आपको। जी, कंपनी लॉ, अच्छा। बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप है। तो आपको चारों सब्जेक्ट्स में नहीं, लेकिन मिला यदि करके एक तरीके से सिर्फ देखा जाए तो यदि कोई जी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स देखा जाए तो क्योंकि मैथमेटिक्स में आई डोंट थिंक सो कि कंपनी लॉ टाइप की कोई चीज होती, क्योंकि मैंने तो नहीं, कभी नहीं पढ़ा, मैं भी मैथ्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली वो सभी के लिए काफी न्यू सब्जेक्ट होता है और बहुत बेसिक होता है। मतलब आपको वो इतना प्रिपेयर करा दिया जाता है कि आप बेसिक अच्छा। क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते थे, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता था, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स 100 चाहिए होते थे मिनिमम। तो और सारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता था। तो तब अलग सिस्टम था। अब जबकि मैंने पता किया है, अब उसका नाम सीए फाउंडेशन हो गया है। अभी 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं और 2 सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव टाइप, लाइक आप नॉर्मल एग्जाम जैसे देते हैं वैसा क्वेश्चन पेपर होता है। और आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी पास होना है और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स भी चाहिए होंगे ये क्लियर करने के लिए। पहले ऐसा इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कुछ अच्छा। पासिंग परसेंटेज फिक्स नहीं होता था। आपको ओवरऑल अगर आप क्लियर हो गए, भले ही आपके मैथ्स में 10 नंबर आए हैं, बाकी में मिला करके आपको ज्यादा आ गए, तो आप सीपीटी क्लियर कर लेते थे। लेकिन अब बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने हैं। 40%। जी तो इसमें एक मैं आपसे और सवाल करना चाहता हूँ कि आफ्टर, जैसे आपने इसका सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन दे दिया 12th के बाद में, जी इसके बाद की क्या स्टेप्स होती है, फिर क्या इसके बाद क्या करना पड़ता है? आपने फाउंडेशन कोर्स कर लिया, देन जी आफ्टर मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ केवल। हाँ। तो जैसे सीपीटी के लिए सबसे पहले तो आपको इंस्टीट्यूट, जो हमारा आईसीएआई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके साथ रजिस्टर होना पड़ता है। उसके बाद आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम फॉर्म भरते हैं, वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है सीए इंटर। उसके लिए आपको फिर से एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आईसीएआई के साथ में। और फिर 8 मंथ बाद, सीपीटी क्लियर करने के 8 मंथ्स के बाद ही आप एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं, आईपीसीसी जो सीए इंटर है। तो उसमें क्या है, 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दोनों ग्रुप्स में अलग अलग 4 4 सब्जेक्ट हैं। अब मुझे ठीक से सारे सब्जेक्ट्स के नाम तो याद नहीं है, बट अकाउंट्स, जी। ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ, इस टाइप से 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो आपको वो दोनों ग्रुप्स क्लियर करके आप आगे के स्टेज पे जा सकते हैं। मतलब एक्चुअली आप थर्ड स्टेज में एंटर कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग 1 ग्रुप। और फिर थर्ड स्टेज में जाने, मतलब जो आपकी आर्टिकलशिप की स्टेज है, उसमें जाने के बाद आप बचा हुआ ग्रुप भी क्लियर कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जी तृप्ति। एक क्वेश्चन जी आया है हमारे पास में योगेश धामोड़े जी का, जो जी कि काफ़ी समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे समाज सेवी है, युवा है और डायनामिक पर्सनालिटी उनकी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका एक हम्म सवाल है योगेश भाई का, जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज के युवाओं में बिजनेस करने की इच्छा शक्ति बढ़ रही है, जी लेकिन उनको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ऐसी 5 बातें बताइए जिससे बिजनेस में वो ग्रो कर सके। अच्छा ओके। तो क्वेश्चन वैसे सीए से रिलेटेड तो नहीं है, बट फिर भी जितना मुझे अपने एक्सपीरियंस नहीं है, से हाँ। नॉलेज हुआ है, मैं उतना बता पाऊंगी। कि जी। सबसे पहले तो बिजनेस करने के लिए जी। आपको बहुत करेज की जरूरत होगी। क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स हैं बिजनेस में, बहुत लॉसेस भी होते हैं, समटाइम्स बिजनेस बंद भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको करेज चाहिए कि आप जो स्टेप लेने जा रहे हैं, वो अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं, तो भी आपको मतलब हार नहीं माननी है। दूसरा सबसे बड़ा मेजर इशू होता है फाइनेंसिस का। तो फाइनेंसिस भी 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो आप अपना पूरा जितना पैसा जमा है वो सारा लगा दीजिए, या किसी के साथ मिलके किसी स्टार्टअप को स्टार्ट कीजिए जो जो कोई दूसरे लोग आपको फाइनेंस करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे, चूंकि मैं बिजनेस फील्ड में नहीं हूँ, तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस बारे में, तो मैं इसका ठीक से आंसर करने के लिए मतलब सही पर्सन नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर वैसे मैं दे सकता हूँ थोड़ा सा, जी आप दे दीजिए। क्योंकि बिकॉज नहीं, सवाल आपसे था, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं योगेश जी को और मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बिजनेस करने के लिए, जैसा आपने कहा कि सबसे पहले करेक्ट चाहिए, करेक्ट नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, और
एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक गुरु भी चाहिए, जो एक मेंटर जो होता है। अब इसमें गिन के तो नहीं बताऊँगा 4-5 चीज़ें, लेकिन चूँकि मैं भी बिज़नेस ही करता हूँ, जी। और मेरे भी एक गुरु हैं जिन्होंने मुझे बिज़नेस सिखाया है। मैं मतलब आदरणीय हमारे गोलू मामा हैं, गोलू साबले जी हैं, उन्होंने मुझे बिज़नेस के गुरु सिखाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट लेवल का गुरु होगा, आपके आस-पास का व्यक्ति जो काफ़ी समय से बिज़नेस कर रहा है, वो भी आपको सिखा सकता है। इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए, है ना? और पेशेंस लेवल तो भर-भर के होना चाहिए। आजकल लोगों की सोच है कि बिल्कुल रात में मतलब मतलब क्या बोलते हैं ना, ओवरनाइट मिलीनियर बनने की, कि हमने आज बिजनेस शुरू किया और कल से मेरा बिजनेस ऐसा चलेगा कि बिल्कुल उसमें नाइट्रस आ जाएगा, एकदम से बिल्कुल 180 की स्पीड से चलेगा। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे चलता है। और वैसे तो आप धामोड़े जी, आप खुद ही इस चीज में माहिर है ना? बहुत जल्दी हम आपके साथ भी बातचीत करेंगे इन सब बातों को लेकर के। एक और क्वेश्चन आया, बहुत बहुत धन्यवाद दामोड़े जी, और तृप्ति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्वेश्चन आया है जी। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में, ये लिख रहे हैं शेहर्ष कनाठे जी जो है, ये लिख रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रदान कीजिए। तो ये सेहर्ष कनाठे जी जो है वो खुद ही कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं और उनको पता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मतलब फ्रेंड्स ने किया हुआ शेहर है। जी इसके बाद में हम आपसे बात करेंगे, बहुत जल्दी हम आपसे जी बात जी, करेंगे। बिल्कुल कंपनी बिल्कुल, सेक्रेटरी का भी बुलाइए बहुत सारे उनको। लोग कोर्स करना चाहते हैं। तो आप भी बताइए कुछ, इस शो के माध्यम से उन्होंने सवाल किया तो शायद आपको भी कुछ पता होगा। नहीं, मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये सीए, सीएमए और सीएस ये एक ही टाइप के कोर्सेज हैं बेसिकली। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स ने किया हुआ है, बट ज्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है इस चीज को, तो मैं आंसर देने के लिए सही नहीं हूँ। हेलो जी। जी तो एक और कुछ लोगों ने आपको बधाइयाँ भेजी हैं तृप्ति जी। शेहर जी से हम बात जी करेंगे शायद। शेहर जी, इस चीज के लिए तो इसका सवाल का जवाब तो आप ही को अच्छे से देना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, बिकॉज आई एम मैथमेटिक्स स्टूडेंट, और बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, छात्रों को नहीं पता होगा, है ना? तो बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे। शेहर जी, आपका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेने के लिए, शेहर, यूनिक नेम। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं देख रहे हैं हमें, जैसे राजीव साबले जी देख रहे हैं, सुनील लोटे जी, और संजय जी वागद्री जी ने लिखा है तृप्ति जी आपके लिए कि प्राउड ऑफ यू, शायद आपके परिचित होंगे, है ना? और भी जी जी, बहुत सारे मेरे हमारे चाचा जो जी हैं। दोस्त थे वो देख रहे हैं। अच्छा, आपके चाचा जी, उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और एक बाबूशा करजागी जी हैं, उन्होंने एक जी सवाल किया है कि इंग्लिश आना जी, चाहिए क्या सीए नहीं करने के लिए? ऐसा इंग्लिश जरूरी मस्ट है नहीं है, या इट्स इंग्लिश एन मतलब ऑप्शनल? आप यदि हिंदी मीडियम से भी है तो भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ऑप्शनल है। जी जी जी, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, क्योंकि नवोदय स्कूल कोई एकदम कंप्लीट इंग्लिश मीडियम नहीं है, वहाँ पर सब हिंदी में ही बात करते हैं, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। राइट। तो ये कहना कि इंग्लिश अभी तो मीडियम नई से ही शिक्षा बच्चे नीति कर में भी यही पाएंगे या आया है, हिंदी नई मीडियम शिक्षा में नीति में भी यही आया है कि हिंदी को ज्यादा प्रमोट करना है। जी जी जी, तो सीए का कोर्स एक अच्छी चीज ये है, ये हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको हिंदी में कोर्स करना है या इंग्लिश में। बट मोस्टली मैंने देखा है सारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी इंग्लिश में ही करते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। मतलब हिंदी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारी मातृभाषा पे जी जी गर्व है, बहुत अच्छी लैंग्वेज। जी और जी, नई शिक्षा बिल्कुल। नीति में भी इसके लिए आया हुआ है कि आप हिंदी में करें। और मेरा भी पर्सनल व्यू यही है कि जो उसकी नेटिव, जो कोई बच्चा है या कोई छात्र है जो अपनी नेटिव लैंग्वेज में यदि कोर्स करता है तो उसको और अच्छे तरीके से जी जी कनेक्ट कर पाएगा और समझ पाएगा। जी आपके चाचा जी लिखते हैं संजय वागद्रे जी, जी पारिवारिक शो हो रहा है, वैसे पारिवारिक ही शो है, हमारा फैमिली है सभी, है ना? उन्होंने लिखा है तृप्ति से निवेदन है कि अपने गृह ग्राम के अपने छोटे भाई बहनों को कुछ मोटिवेट करे। संजय वागद्रे गौना। जी जी, मैं आपके भाई मोटिवेट। बहन तो करे ही करे, सभी को मोटिवेट करे। जी जी, बिल्कुल मोटिवेट क्या, बस आप लोग उनका साथ दीजिए, वो अगर कुछ आपसे हेल्प मांगते हैं तो आप कीजिए, वो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, उनको कुछ स्पेशल पुश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप बोल दीजिए कि जो करना है वो बताओ,
वो अपने आप ही आपको सब बताने लगेंगे। बहुत ही स्वीट और एक छोटा सा जवाब आपने दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है अपने जी बच्चों को गाइड करने में कि जैसे देखा जाता है कि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे फितूर चलते हैं, तो एक जी पेरेंट्स का मेरे हिसाब से एक ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के प्रश्नों के जवाब दे और उनके लिए जी। ऑप्शंस ला करके दे। जैसे आप डेली घर में नया नया खाना बनाते हैं, वैसे ही आप अपने बच्चों को भी स्पेस दें, है ना, उन्हें नई नई चीजों के बारे में बताएं, उन्हें क्वेश्चंस के जवाब दें। जैसे जी और हमारा शो दिखाते रहे, द पावर ऑफ द शो दिखाते रहे, इसमें भी आपके बच्चों को नए नए करियर ऑप्शन सब बताते रहेंगे। और जी सबसे ज्यादा बच्चों को आवश्यकता होती है मोटिवेशन की, जी शायद वो भी प्रदान करें। जी आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया है, किसने किया, आपसे जानना चाहते हैं तृप्ति जी? जी। पापा ने किया है। पापा ने किया है। जी अच्छा, वैसे जो मैं नॉर्मल सवाल पूछता हूँ जी कि ऐसी क्या बात थी चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड में जो जिसने आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट किया, आपको एक्साइट किया? आप तो अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इंजीनियर भी बन सकते थे और भी बहुत कुछ कर सकते थे, क्यों सिर्फ आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को चूज किया? जी। तो मैं यहाँ पर कोई भी आपको आर्टिफिशियल बना के आंसर नहीं दूंगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी और मुझे एक ही ऑप्शन दिखा कि ये अच्छा है, तब मैंने सिर्फ इसीलिए चूज किया था। और लोगों से हम सुनते हैं बहुत, सोसाइटी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत जाना माना कोर्स होता है, आपको पैसा बहुत मिलेगा, ऐसा भी कहते हैं लोग। उस पे भी मैं आऊंगी बाद में। तो ये सब चीजें मिला जुला करके, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं 17-18 साल के, आपको नहीं पता होता है एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आप टाइम के साथ ही सीखते हैं ये सब चीजें। तो बस ऐसे किसी चीज ने मुझे खास अट्रैक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने बस इंजीनियरिंग का ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन चूज किया था उसको। मतलब बेसिकली बेसिकली आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, इसलिए आपने सीए बनना चूज किया? इंजीनियरिंग करने का मन नहीं था ऐसा नहीं है, लोगों ने डरा दिया था कि इंजीनियरिंग मत करो, इसलिए मैंने दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर किए। मैं इंजीनियर भाइयों से इस शो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई कुछ करो, नहीं तो आने वाले समय में जो इंजीनियर की प्रजाति वो शायद लुप्त हो जाएगी। इसलिए हमें सबको मिलकर के बहुत अच्छा कुछ करना चाहिए। और मैं जी आपका दोस्त आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर है, तो आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ इट। ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियरिंग बुरा प्रोफेशन है। अच्छा, नहीं नहीं, एक मजाक की बात थी। जी देखिए तृप्ति जी, मैं एक आपसे और एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ, आपकी सलाह चाहता हूँ। जी क्योंकि हमने जो हमारे शो में एक टैगलाइन दी है ट्रिपल ई, वैसे तो हम अभी जो हम आपसे बात करें उसका नाम है और भी है राहें। जी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा जो आपने बताया, यही हमारा उद्देश्य है कि देर आर और बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, करियर ऑप्शन हैं। बात आती है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की, तो एक जी हमारी छोटी सोच है कि एजुकेशन में भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट में भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए। क्या आप जी इस चीज से बिल्कुल। एग्री करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वरना जो सब हमारी जो मोनोटोनस हो पढ़ाई है, जाएगा। यदि उसको और एंटरटेनिंग जी बना, जी जी बोलिए। जैसे जो हमारी जो पढ़ाई है उसमें भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए और हमारे जो करियर है, जॉब है, उसमें भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि आदमी ने ओवरऑल अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। जी लेकिन अभी हम जहाँ देखते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हैं, और जी हमारी जो भी शिक्षा पद्धति जो अभी भी जो चली आ रही है उसमें इतना ज्यादा टेंशन ही टेंशन भरा हुआ है कि कई बच्चे इन चीजों को लेकर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जी 12th में 10th में रिजल्ट खराब हो गया, बोर्ड एग्जामिनेशन में रिजल्ट खराब हो गया, तो वो कुछ भी उटपटांग हरकतें करना शुरू कर रही है। तो इसलिए हमारी ऐसी सोच है कि इन दोनों चीजों में एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जी तो यदि कोई मौका मिले पढ़ाई में और आपकी जॉब में एंटरटेनमेंट डालने का, तो आप क्या करोगे? सपोज आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, है ना, और यदि आपको बोला जाए कि इसमें कुछ एंटरटेनमेंट आप ऐड करो, तो आप क्या एंटरटेनमेंट ऐड करोगे? सबसे पहले तो एक हॉबी होनी सबकी बहुत जरूरी है, और उस हॉबी को साथ साथ में, आपकी पढ़ाई के साथ साथ उसको लेकर के चलिए, तो बोर्डम भी नहीं होगा। क्या हुआ है, मतलब ये चीज हमने भी की है, सीए के चक्कर में कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, जो आता था वो भी छोड़ दिया। जैसे जिस भी चीज में इंटरेस्ट था वो भी सब छोड़ दिया कि नहीं नहीं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में जाकर के देखा जाएगा, एक बार करियर सेट हो जाए फिर देखेंगे। लेकिन वो टाइम आता नहीं है। वो अगर आप कंटिन्यूएशन में करते रहेंगे तो बेटर रहता है।
तो जैसे अभी मेरा ये कहना है, स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे उतना ही फोकस होना चाहिए जितना कि आप पढ़ाई पे करते हैं, और ये हमारे स्कूल में था। तो ये एक अच्छी चीज है हमारे स्कूल की कि हम लोगों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती थी। इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट में कॉम्पिटिशन, दूसरे नवोदय जाके परफॉर्म करना, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, तो ये सब कुछ होते रहता था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपको उसी फील्ड में आप बहुत अच्छे निकल गए तो आप उसमें भी करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। है मेरे कुछ सीनियर्स अच्छा, जो नवोदय डांस। नवोदय विद्यालय में एक अच्छी बात और थी। जी नवोदय में एक बहुत अच्छी बात और लगी थी मुझे। वो ये थी कि उसमें एक्सपोजर विजिट्स होती, शायद आप 1-2 साल के लिए शायद आपको और के नवोदय स्कूल में भेजा जाता है जी जी। नवोदय विद्यालय में। हेलो जी, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि इनको हम जी अब, क्योंकि हमारा समय भी होते जा रहा है, लगभग 40 मिनट्स हो गए हैं हमारे बात करते हुए, लगभग और 20 मिनट्स का हमारा सेशन रह गया है। तो मैं 2-3 क्वेश्चंस को कंबाइन करूंगा, है ना। जी इसमें जी। हमारे साथ में हमारे व्यूअर है आलोक कुमार साबरे जी। वो पूछ जी रहे हैं कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट के बच्चों में बहुत टैलेंट है, पर यहाँ का टैलेंट आउटसोर्सिंग होके हमेशा बाहर चला जाता है। जी इसका फायदा आगे की यहाँ की जनरेशन को नहीं मिल पाता। जी जी। इसका क्या सॉल्यूशन है तृप्ति? जी ये तो सच है कि बैतूल में अपॉर्चुनिटीज है नहीं ज्यादा। तो अब मान लीजिए मैं बाहर पढ़ाई करने जा रही हूँ, अपना मैंने 6-7 साल दे करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, और उसके बाद मैं जॉब देख रही हूँ, तो ऑब्वियसली बैतूल में जाकर के तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो मैं डिजर्व करती हूँ या जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो बैतूल में पूरी नहीं हो पाएगी। तो बैतूल में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इस वजह से लोग बाहर जाते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, वो अपने नेटिव प्लेस पर अगर आकर के कुछ स्टार्ट करते हैं, तो दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने आप क्रिएट होने लगेगी, और फिर धीरे 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 करके लोग, ये एकदम नहीं होगा, कई साल लगेंगे, बट स्पेशली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो बड़े डॉक्टर्स बन गए, आप बैतूल में आकर के हॉस्पिटल खोल लीजिए बड़े, तो सपोज आप आते हैं, आपके साथ और आप 10 लोगों को लेकर के आएंगे, वो लोग वहां पे अगर उनको उतनी ही सैलरी, उतना ही मोटिवेशन मिल रहा है काम करने का, तो वो बैतूल में रहना चाहेंगे। तो यही है, कोई भी सिटी एकदम से बड़ी नहीं बन सकती, एक टाइम लगेगा। फिर भी बैतूल मेरे ख्याल से काफी ग्रो कर गया है जब से मैं देख रही हूँ, तो ये धीरे धीरे होगा। देखिए, ये बात सिर्फ बैतूल की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। और ये हिंदुस्तान का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे देश में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, वो पढ़ाई करके और जॉब करने के विदेश चले जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जी तो यदि हमारे हमारे देश में, हमारे शहर में यदि हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो आई थिंक सो बच्चे बाहर में जाकर के, सबको अपना घर प्यारा लगता है, ऑब्वियसली घर का यहीं पर खाना। काम करेंगे। तो हम शिफ्ट करते हैं। नहीं, घर का खाना कई बार थोड़ा सा ओवर भी हो जाता है, हमें देखिए थोड़े से मोटे होते जा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा सवाल था आलोक जी आपका। इसके बाद में किरण पोटपोड़े जी लिख रही हैं कि प्राउड ऑफ यू भाभी। ठीक है, हम सभी को इनके ऊपर प्राउड है, थैंक यू वेरी मच। कविता कनाटे जी लिख रही है वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और हमारे एडमिन पैनल से एक क्वेश्चन आया है, जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है हमारे एडमिन पैनल से। हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस नोइंग दैट सीए हैव द मोस्ट लॉन्ग आवर्स, राइट? और मैं भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि कल जब हम, है ना, इसमें ये सवाल पूछा हमारे एडमिन पैनल से अंशुल देशमुख जी ने, जी जो कि एक बहुत अच्छा, वो भी अभी एग्जीक्यूटिव, उन्होंने एमबीए किया हुआ है, बहुत अच्छा अभी बिजनेस स्टार्टअप वो ले रहे हैं, है ना। और जी हमारा हमेशा भी साथ दे रहे हैं, यहाँ पर लॉकडाउन में आए हुए तो हमें बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा जी क्वेश्चन पूछा है ये, कि कैसे आप अपनी वर्क लाइफ को मैनेज करते हो सीए करने के दौरान। और मैं भी क्वेश्चन पूछना चाहता था आपसे, तो ये कल जब मैंने आपसे कहा था कि हम एक टेस्ट कर लेते हैं हमारे लाइव सेशन का, तो आपने कहा जी था कि मैं 9-10 बजे तक घर पहुंचूंगी। जी और उसके जब आपसे मेरी बात हुई, आपने मुझे बताया था कि आपकी तबीयत भी खराब थी, तो आप जी कैसे मैनेज करते हो? आपकी शादी भी हो गई है, तो कैसे मैनेज होता है ये सब चीजें आपसे?
जी, तो ये सब मैनेज करने के लिए वैसे तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है जब आप सीए की जर्नी में हो रहे होते हैं, जब आप आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं, उसी दौरान आप सीए फाइनल की तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो आप सुबह 6 साढ़े 6 बजे कोचिंग के लिए जाते हैं अपनी फाइनल की, 9-10 बजे तक कोचिंग खत्म करके आप ऑफिस जाते हैं, 10 से 5 साढ़े 5 6 तक आप ऑफिस करते हैं, उसके बाद फिर आप इवनिंग में 6:30 से रात के 9 साढ़े 9 तक फिर से क्लास करने जाते हैं। तो ये आपको एक इस शेड्यूल की आदत हो चुकी होती है कि इतना सारा, और फिर उसके बाद आपको घर पर आकर पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि जो क्लास में पढ़ा है वो रिविजन, जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व करना। तो ये धीरे 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 ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ योर सीए आपको ये आदत होती जाती है। लेकिन फिर भी जॉब डिफरेंट चीज है, आर्टिकलशिप और कोचिंग बहुत डिफरेंट चीज होती है, क्योंकि जॉब में आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके हाथ से कुछ भी एक गलत चीज और आपकी कंपनी के ऊपर सब कुछ आ जाएगा। तो बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ता है। तो वही मॉर्निंग में जाने के बाद में फिर घर को भूल जाइए और घर पे आने के बाद ऑफिस को भूल जाइए, यही करना पड़ेगा और इसके अलावा कुछ ऑप्शंस नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, कई बार घर पे आके भी काम खत्म नहीं होते हैं, चलते रहते हैं, कभी फोन आ जाएंगे, कभी कुछ, तो वो चलते रहता है। तो कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में ऑफिस और घर दोनों चीजें चल रही होती है। और जहां तक बात है शादी की, तो लकीली मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव है, वो खाना बना लेते हैं अगर मैं लेट आती हूँ या कुछ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या बात है। देखिए लाइव शो है, आपके ससुराल वाले भी देख रहे होंगे, ऐसा मत बोलिए, और इसको मैं काट भी नहीं पाऊंगा अभी। लेकिन ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द जोक, वो तो खैर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी से, देखिए भैया जो भी सीए करना चाहता है, देख लो इतना डेडिकेशन और इतना पेशेंस लेवल लगता है। ये नहीं कि कोई हलवा पूरी नहीं है कि सीए ऐसे ही बन गए, है जी, ना। ये तो है। मुझे तो अच्छा हो, मतलब मैंने सीए में सीए के लिए एंट्री अप्लाई भी बहुत नहीं किया, इजी है, वरना मैं एग्जिट बहुत टफ है। एग्जिट बहुत टफ है। ये जी, तो पुरानी फिल्मों के गैंगस्टर्स का डायलॉग होगा कि हमारी फील्ड में एंट्री की तो इजाजत है, लेकिन एग्जिट की इजाजत नहीं है। जी। और इसके पहले मैं शायद तो बहुत भूल अच्छी जाऊँ, बात है, मैं बहुत एक अच्छा। चीज़ कवर ज़रूर करना चाहूँगी पारस जी, कि लोगों को जी मतलब बताइए। ये कि आपको रेडी रहना पड़ेगा कि कई लोगों का सीए क्लियर नहीं भी होता है। तो ये एक माइंडसेट हमेशा आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सीए में एंटर किया और आप सीए बन के निकलेंगे। तो ये आपको एक प्रिपेयर्ड रहना है। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, रिजल्ट का परसेंटेज तो फिक्स ही है, अराउंड 12, 13, 14% रिजल्ट आता है। तो 100 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 15 लोग पास हो रहे हैं, 85 लोग फेल भी हो रहे हैं, ये भी एक रियलिटी है। तो आपको एक ऑप्शन लेकर के या बैक ऑफ द माइंड आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि आप, हो सकता है 2-3 बार फेल होंगे, हो सकता है आपका नहीं ही क्लियर हो पाए। तो डीमोटिवेट होकर के अब तो सब खत्म हो गया, ये सोच करके कुछ खत्म नहीं करना है। आप दूसरी फील्ड और एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए वही सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ग्रेजुएशन जरूर कीजिए, वो भी किसी अच्छे कॉलेज से, अच्छे परसेंटेज के साथ, ताकि आप फ्यूचर में और भी कुछ एक्सप्लोर कर पाए। ये पॉइंट मुझे इसलिए बोलना था क्योंकि काफी लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी है जिनका क्लियर नहीं हुआ है या जिन्होंने हार करके छोड़ दिया है। कुछ लोग बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो मेरे भी साथ हुआ है ये, ऐसा तो नहीं है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। लगने लग जाता है कि अब आगे क्या। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है इस चीज में, और सीए आपको बहुत पेशेंस सिखा देता है। जब तक आप सीए बनते हैं आप बहुत ज्यादा पेशेंट हो चुके होते हैं। एक और सवाल आया है, कृतिका बोड़खे। जी, हेलो मैम, how did you keep yourself motivated throughout your CA journey in spite of recurring attempts? Most of the students get demotivated and give up quite early. तो खैर आपने इसका जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा जी, संक्षेप में और बता दीजिए। जी, वही है मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपको एक पुश चाहिए होता है फैमिली से। बेसिकली आपके फैमिली का अगर आपके साथ सपोर्ट है, जैसे जब मैं फेल हो रही थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि कोई बात नहीं, और एक बार दे दो, और एक बार दे दो, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। तो वो जो एक सपोर्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है, मेंटल सपोर्ट। अगर वो नहीं होगा तो बहुत इजी है डीमोटिवेट करके गिव अप करना। वेरी गुड, मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी, इसके बाद में एक बार फिर से क्वेश्चन आया है अंशुल देशमुख जी का। अच्छा हाँ, जी, तो सेम क्वेश्चन है जो हम पूछ चुके हैं पहले, कि हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस सिंस सीए ऑलवेज हैव लॉन्ग आवर्स। इसमें सबसे जी, मजेदार बात तो मुझे ये लगी कि आपके हस्बैंड आपके लिए खाना बना देते हैं।
बहुत अच्छी बात। कभी कभी सभी के हस्बैंड ने खाना बनाना चाहिए, कभी कभी। अच्छी बात है ना। एक और हमारे टीम से क्वेश्चन आया है कि जी व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑन ICAI wrongfully evaluation of जी results that happened last जी year? ओके, मैं ज्यादा ओपिनियन तो नहीं दूंगी इस चीज पे क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट यस IPS जो है डेफिनेटली ना, कॉपी चेकिंग में। हेलो, ये जो क्वेश्चन यस एक्चुअली मैं आपको जी बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन आया है, जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बोला, ये निमेश जी देशमुख जी ने, जो हमारे DSP महोदय हैं, उन्होंने एक जी जी क्वेश्चन किया है हमारी टीम के माध्यम से कि व्हाट इज योर हम्म ओपिनियन ऑन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ऑन ICAI wrongfully हम्म, evaluation of results that जी happened last year? ओके। तो वही है, मैं एकदम स्ट्रॉन्ग कोई ओपिनियन अपना नहीं दूंगी क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक फैक्ट है कि जी कॉपी चेकिंग में और इवैल्यूएशन में काफी डिस्क्रिपेंसीज हैं, हमारे टाइम भी हुई है। कभी आपका टोटल मार्क्स जो आपके एक्चुअली मिले हैं उसका टोटल रॉन्ग लिखा है, समटाइम्स आपको मार्क्स देने में वो हो गया है। और ये क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, तो एक ही आंसर आप अलग तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, वही आंसर को मैं शायद किसी और तरीके से इवैल्यूएट करूंगी। तो ये तो हर एग्जाम में होता है, हमारे 10th 12th के भी एग्जामिनेशन में यही होता है। बट ये जो बेसिक मिस्टेक्स है कि रॉन्ग टोटलिंग रॉन्ग हो गई है, या आपको जानबूझ करके आपके जो मार्क्स आए हैं वो पता चल रहा है बाद में कि एक उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है, तो ये सब चीजें थोड़ी थी, पहले भी इश्यूज थे। ये अच्छा है कि बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और टीचर्स ने उसको सपोर्ट किया। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सबकी। जी हेलो। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं जी जी क्लियरली? जी, श्रेयांश अल्लक जी भी सेम ये, हाँ हाँ हाँ, श्रेयांश अल्लक जी भी जो है वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद में फिर एक और क्वेश्चन आया है, बहुत सारे आपके वागद्रे वागद्रे ही जुड़ रहे हैं, बहुत सारे, बहुत जी अच्छी बात है। ये सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जुड़ तो रहे हैं, लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो कृपया द पारस गुप्ता शो को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से ये होगा कि प्रमोशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स तक हम पहुंचना चाहते हैं उन तक हम बहुत इजीली पहुंच पाएंगे। संजय बागद्री जी लिखते हैं कि बैतूल के बच्चे जो बाहर जाके हायर एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, जी उनके लिए बैतूल में रहकर कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं जो फ्यूचर में ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो? संजय बागद्री, इंदौर। जी। तो सीए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब यदि कोई बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे तो बैतूल में रहे क्या करें? जी जी, सीए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सीए ये कोई कॉलेज से नहीं होता है, आपको कहीं रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे रह करके आईसीआई के साथ अपने आप को रजिस्टर करके और अपनी आप ऑनलाइन, अगर आप कोचिंग चाहते हैं तो आजकल बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन प्रोवाइड होती है, पेन ड्राइव में क्लासेस आ जाती है, तो आप अपने घर पे रहकर इजीली पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। कैसे कर सकते हैं उसको थोड़ा सा आप गाइड करिए कि भाई यदि कोई बच्चा बैतूल में है, बैतूल मतलब मैं यहाँ बोलना जी चाहता हूँ कि हम सिर्फ पर्टिकुलर बैतूल की नहीं बात कर रहे हैं, हम देशव्यापी बात कर रहे हैं, हमारे पूरे भारत जी देश को हमको आगे बढ़ाना है। तो ये जो जी यदि कोई बच्चा अपने नेटिव प्लेस में है और वहाँ पर यदि कोई बड़ा कोर्स वो नहीं कर पा रहा है, तो जैसे आपने बताया कि वो सीए की तैयारी कर सकता है, तो कौन जी मतलब कैसे रिसोर्सेज वो लोकल बॉडीज से ले सकता है जिससे वो अपने सीए बनने का सपना पूरा करे? थोड़ा सा गाइड करिए ना उस बारे में। जी जी बिल्कुल। आपको अब तो कहीं जाना भी नहीं होता है, पहले तो आपको जो आईसीआई के सेंटर्स होते थे वहां जाके फॉर्म लेना पड़ता था, रजिस्टर करना पड़ता था, उसके बाद फिर बुक्स कलेक्ट करने जाना पड़ता था। आजकल आपको कुछ नहीं है, आप सीधे ICAI.org पे जाइए, वहां पे स्टूडेंट सेक्शन में जाकर के अपने आप को रजिस्टर कीजिए, जैसे फेसबुक की आईडी बनाते हैं बस वैसे ही आपको अपने आप को वहां रजिस्टर कर देना है, जो भी डिटेल्स मांगी है। और उसके बाद आप जैसे ही फीस पे करते हैं, अराउंड 10,000 सीपीटी की फीस होती है, वो फीस पे करने के बाद आपको जो बुक्स है वो आप चाहे तो तुरंत सॉफ्ट कॉपीज डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको कॉपीज, हार्ड कॉपीज घर पे आ जाती है और आप उससे पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो आप
किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस, उनकी वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन क्लासेस परचेज कर लीजिए। बस आपको एक लैपटॉप या एक फोन चाहिए होगा और आप अपने घर पर तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर्स हर सिटी में नहीं है। जैसे बैतूल में एग्जाम नहीं होती है, आपको नागपुर है, भोपाल है, इंदौर है, कहीं जा करके देना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छा सवाल था और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इससे कुछ गाइडेंस मिला होगा। और मैं चाहता और इसके बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि तृप्ति जी आप हमारे साथ में हमेशा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पालक, उनके लिए गाइडेंस के तौर पे आप हमेशा हमारा साथ देंगे। यदि किसी कुछ जी जी क्वेश्चंस बिल्कुल भी है तो हम हमेशा आपके साथ में जुड़े रहेंगे। जी। इसके बाद में केवी खंडवा, शायद जी केवी जी हैं खंडवा से। नहीं केवी जी केंद्रीय अच्छा, विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय खंडवा, ओके, से एक मैसेज आया है, इस पे कमेंट आया है। पारस गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई बच्चों के लिए मोटिवेशनल शो लॉन्च करने के लिए, थैंक यू वेरी मच सर। और तृप्ति बेटी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पी.एस. देशमुख, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय खंडवा। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मच, पी.एस. देशमुख जी। थैंक यू सो मच। और इसके बाद में बहुत सारे हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स इसमें आए हैं। और राजवीर साबले जी का एक प्रश्न है आपसे कि न्यू जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी। अच्छा, और उनका एक और सवाल है कि सीए और सीएस में क्या डिफरेंस है। वो सीए और सीएस का डिफरेंस आप राजवीर जी सेहत के दो सेनाथल सवाल जी हैं को ये। बुला लीजिए, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, उन्होंने दोनों कोर्सेज शायद परसू किए हुए हैं। फिर भी एक यदि छोटा सा यदि एक जी दो पॉइंट्स में यदि नहीं, आप एक्चुअली बताना चाहें मैं तो। सीएस के बारे में एक्चुअली कुछ भी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने सच में उस फील्ड को कुछ भी अच्छा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मैं उसका आंसर देने के लिए सही नहीं हूँ। और रही बात उनकी कि अच्छा न्यू जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप कन्वेंशनल मेथड्स को छोड़ के अनकन्वेंशनल कोर्सेज, अनकन्वेंशनल चीजें स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल डरिए मत। बस अपने पेरेंट्स का सपोर्ट अगर हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको जिस भी फील्ड में जो भी करने का मन है। वेरी गुड। इसको हम आगे और लेके राजवीर जी के सवाल को कि न्यू जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं। एक कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसके ऊपर कुछ कहना भी चाहता हूँ कि दीपमाला पाटनकर जी ने लिखा है, प्राउड ऑफ यू भाभी। जी ये जो कमेंट आए हैं और दो चार जो कमेंट आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, यदि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाओगे तो उनको सिर्फ आपके घर में ही नहीं, यदि वो शादी करके अपने ससुराल जाती है तो वहां पर भी उनको सम्मान मिलता है। मैं बहुत बहुत आप जो भी जिन्होंने भी प्राउड ऑफ यू भाभी लिखा हुआ है, दीपमाला पाटनकर जी और आपके जो भी देवर देव वो जो भी हैं, मतलब आपके जी, रिश्तेदार, बहुत अच्छा है। हम भी आपके ऊपर बहुत प्राउड करते हैं। कुमुद पवार थैंक जी यू। लिख रहे हैं कि वेल सेड, ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर द टारगेट, वेरी गुड। अलका हरीश वागादर जी लिख रही है कि गुड तृप्ति, थैंक यू मैम। नरेंद्र जी का क्वेश्चन आया है, अब हम इसको बहुत ही जल्दी समरअप करेंगे तृप्ति जी, है ना। जी हम बिल्कुल समरअप करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट, क्योंकि हमारा समय हो गया है। जी जी जी। हाय मैम, हाउ कैन आई क्लियर माय थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। थ्योरेटिकल मैं सब्जेक्ट कैसे क्वेश्चन क्लियर ठीक से करें। मैं फिर से पढ़ के मतलब बताता हूँ आपको। उन्होंने लिखा है, जी जी हाय मैम, हाउ कैन आई क्लियर माय थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। थ्योरी कैसे जी। क्लियर करें। थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो एक ही होता है, थोड़ा समझ के रटना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, थ्योरी में यही फैक्ट है। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सीए श्रेयांश अडल जी ने थैंक यू बोला आपको, थैंक यू फॉर द आंसर। सीए सुशील रघुवंशी जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि हाउ सीए's लाइफ इन पीएसयू। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि पीएसयू गवर्नमेंट जो भी जॉब्स होते हैं इसमें कुछ काम होता नहीं है, बस बैठना है और प्रेयर्स का नाटिका भी ऐड कर लो क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन में और ऐड कर देता हूं आपका। श्रेयस कनाटे जी का है कि आर देयर एनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग अटैच्ड टू अ डिफेंस पीएसयू। मतलब दोनों ने आपकी वर्क लाइफ के बारे में पूछा है पीएसयू के, थोड़ा सा दोनों के सवालों को आप
ओके तो सबसे पहले तो ये कि सीए का जो लाइफ है इन पीएसयू वो कैसा होता है। तो यूजुअली लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में काम नहीं करने होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। काफी ज्यादा काम करना होता है, काफी ज्यादा वर्क प्रेशर होता है। तो बस पीएसयू के साथ काम करने का ये है कि एक्चुअली एज अ गवर्नमेंट एंटिटी आपके बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर नजर होती है कि आप अपने फंड्स को कैसे यूज कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं। तो एक बहुत ज्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपकी कुछ भी मिस्टेक, आपका गवर्नमेंट ऑडिट हो रहा है, आपका नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है, गवर्नमेंट आपसे सारा पूरे टाइम हिसाब ले रही होती है कि आप सही से परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये एक चीज एडिशनल बर्डन हो जाता है पीएसयू में काम करने पे। और थोड़ा कन्वेंशनल तरीके से अभी भी पीएसयू काम करते हैं। तो जो एडिशनल जो मुझे पूछा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यस एज अ डिफेंस पीएसयू हम लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो हम लोग ज्यादा चीजें अपने यहाँ की बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये एक एडिशनल डिफेंस पीएसयू के एम्प्लॉय होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, और इससे ज्यादा बताइए भी मत, है ना, जी इट्स अ टॉप सीक्रेट यू नो। रवि गायकवाड़ जी आपसे पूछना चाहते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब को बताएं और इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हैं। ये आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, बहुत आपकी अच्छा इनकम सवाल। बता दीजिए मुझे, मैं आपको आपके टैक्स के लिए प्लानिंग बता दूंगी। बहुत अच्छा सवाल था। क्योंकि वो काफी लंबा चला जाएगा। अब न्यू टैक्स रिजीम और आई है, आदित्य उसपे बारस्कर भी जी लिखते हैं डिस्कशन हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उसकी फीस भी लगती है ना, मतलब। जी जी। सही बात है, दोस्ती आई अपने तक भी है, जो रवि गायकवाड़ जी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फीस चार्ज नहीं बहुत करूंगी, बट अच्छा आपको जो सवाल भी था, डाउट है आप थैंक पर्सनल यू वेरी मैसेज मच करके तृप्ति। पूछ लीजिए। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। आदित्य बारस्कर जी लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस तृप्ति, कीप गोइंग। और राजवीर साबले जी ने भी लिखे थैंक यू फॉर आंसरिंग तृप्ति मैम। और एक और फिर से सवाल आया है, मैं रवि गायकवाड़ जी का पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा, और बहुत अच्छा सवाल भी उन्होंने किया है कि जैसे हमारे बैतूल के लोगों में है कि ए ग्रेड स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स, बी ग्रेड स्टूडेंट्स बायो, सी ग्रेड स्टूडेंट्स कॉमर्स, इस सब्जेक्ट पे आपका क्या व्यू है? जी, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी कोई होता है। सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करते हैं। शायद पहले होता रहा होगा कि आपको मैथमेटिक्स लेने की इच्छा है, लेकिन आपके एक सर्टेन परसेंटेज नहीं आए हैं, तो आपको कह दिया जाता था कि तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे। इस हिसाब से शायद ये शुरू हुआ होगा, पर वो धीरे धीरे अब ऐसा बन गया है कि जो मैथ्स लेते हैं वो ब्रिलियंट है, जो कॉमर्स लेते हैं वो बिल्कुल गधे हैं या आर्ट्स लेते हैं तो इन लोग को पढ़ाई नहीं करनी है। तो ये सब मिसकंसेप्शंस है, ये अब नहीं है। ये आप अपनी बाय चॉइस अब सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, आप अपना करियर किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आजकल बच्चे अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो अगर आप किसी बच्चे को देखते हैं और वो आपको बता रहा है कि मैंने कॉमर्स लिया हुआ है, तो आप उसको जज मत कीजिए कि वो, उसको साइंस मिला नहीं होगा इसलिए कॉमर्स लिया है, या कोई स्टूडेंट साइंस में है तो वो बहुत ब्रिलियंट है, हो सकता है उसको उस फील्ड में कुछ करने का मन हो। तो हम किसी के सब्जेक्ट को लेकर के उसको, उसकी कैटेगरी नहीं डिवाइड कर सकते कि ये ब्रिलियंट है ये नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी। जी आपकी आवाज कट रही है। शो ज्यादा देख रहा हूँ, सब आपको मेरी आवाज? जी अब आ रही है, अब ईयरफोन आ रही है, चेंज करना अब पड़ेगा आ रही है। बहुत जल्दी। आ रही है। तो तृप्ति जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। एक और प्रवेश कावरे जी का मैसेज आया है कि शो के माध्यम से जरूर बच्चों को सही दिशा मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे बच्चों को भविष्य निर्माण में मदद मिलेगी। थैंक यू सर। देवीदास पाटनकर जी लिखते हैं कांग्रेचुलेशंस ताई, थैंक यू वेरी मच। आप सभी देख रहे हैं, और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अभी जितने भी करियर मार्गदर्शन जो शोज या एक तरीके से जो कार्यक्रम होने वाले थे करियर मार्गदर्शन के, खासकर जुलाई में होते हैं, तो वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इस हमारे जो फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आप सभी से जुड़ करके
और भी आगे अच्छी अच्छी प्रतिभाओं के साथ में हम बातचीत करेंगे। आज हमें मौका मिला तृप्ति वागदरे जी से बात करने का, जिनका मैं एक बार और आपको परिचय दे दूं, जो कि अभी जिन्होंने सीए किया हुआ है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अभी अकाउंट ऑफिसर के तौर पे काम कर रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। डिफेंस पीएसयू जो है उसमें वो काम कर रही है। और आज का जो कार्यक्रम हमारा था, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे जितने ही बच्चे या जो बच्चियां हैं, मैं चाहता हूँ कि खासकर जो बच्चियां हैं वो आज आपसे इंस्पायर हो, आपसे मोटिवेशन ले, और यदि वो सीए के क्षेत्र में काम करना चाहती है, यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है, तो उनके लिए आज का जो हमारा जो एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए जी। तो तृप्ति जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो आज जैसा आपने हमारे स्टूडेंट्स को और सभी लोगों को जो आपने मार्गदर्शन प्रोवाइड किया, आगे भी आप मदद के लिए हमेशा आज आप जुड़ी रहेंगी। जी, मैं आज आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी को भी पर्सनल कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई मदद की जरूरत है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। मैं जब भी फ्री रहूंगी डेफिनेटली मैसेज का रिप्लाई करूंगी। तो मैसेज के आपका नंबर मैं फेसबुक पे बता दूं या आप नहीं, फेसबुक पे मैसेज कर दीजिए। कांटेक्ट कैसे फेसबुक पे मैसेज कर दीजिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नंबर शेयर भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में एक आखिरी क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। कविता कनाटे जी हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीए व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स डू मैथ स्टूडेंट्स हैव टू पुट? ओके, एक्चुअली मैथ स्टूडेंट्स को इतना प्रॉब्लम नहीं जाता है। बस जो फर्स्ट जो सीपीटी में आपका इंट्रोडक्शन होता है न्यू सब्जेक्ट के साथ, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, ये अगर आप अच्छे टीचर से या अच्छे तरीके से अगर समझ के पढ़ लेते हैं तो आप एट पार विद कॉमर्स स्टूडेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाती है आगे। मुझे क्लियरली याद है, मैं फर्स्ट डे सीपीटी की क्लास में गई थी। पापा मुझे छोड़ने आए हुए थे, वापस नहीं गए थे। तो मैं जब वहां गई तो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट सुन करके मैं वापस आई और मैंने कहा मुझे वापस चलना है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कभी डेबिट बोल देते हैं उसी चीज को, कभी क्रेडिट बोल देते हैं। तो ये इनिशियली प्रॉब्लम जाती है हम नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को। बट आप एक बार 1-2 महीने के बाद जब आप का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। कविता जी को अपना जवाब मिला होगा। आखिरी में मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो राजीव साहब जी ने भी जो ये निवेदन करता हूँ जी, हमारे शो द भारत भोक्ते शो के माध्यम से आप हमारी नई जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो आपको लगा आज हमारे शो जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक्चुअली मैं सुन नहीं पा रही हूँ। अब आ रही है आपको हमारी आवाज? जी जी। हेलो जी, आ रही है बात? जी जी जी। तृप्ति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस शो के माध्यम से आज आप जो भारत लाइव है, आपको कैसा लगा? और हमारे इस शो भारत शो के माध्यम से आप हमारे नव युवकों को, जो युवा क्या संदेश देना? ओके, तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये काफी हेल्प करेगा बच्चों को। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि आप इतने अब आप और आगे भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, तो सबको सुन के, सब कुछ देख के, अपने इंटरेस्ट को थोड़ा एनालाइज करके, एसेस करके आप एक करियर डिसीजन लीजिए और एकदम बहुत हार्डवर्क के साथ उस फील्ड में लग जाइए, तो डेफिनेटली आप अच्छी जगह ही पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें दिया। आप आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी नीडी पर्सन है, हमारे बच्चों, जो खासकर जो 10th और 12th के जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, जो सीए के तरफ अपना करियर बनाने का, उनके साथ में आप इसको शेयर करिए, ताकि उनके जो चक्षु हैं उनको पता चल सके कि सीए के कोर्स करने में क्या चैलेंजेस आते हैं। क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि हमारा शो जो है उसकी एक लिमिटेशन 11 से 12 का समय था, हम 11
12:30 आधा घंटा हमारा शो लेट हो चुका है। मैं फिर से आपका बहुत धन्यवाद चाहता हूँ तृप्ति जी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे आप हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। सभी दर्शकों का नियम है कि देखते रहिए शो। जय हिंद, जय भारत।